हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डीसी मशीन्स का ये चैप्टर। सिक्स्थ मॉड्यूल अपना ऑनगोइंग है और जो चैप्टर है दैट इज डीसी मशीन्स। तो इसके अंदर डीसी मशीन के प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, इनका ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन, ये सब कुछ प्रॉपर वे में देखा हुआ है। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। So in today's class we are going to discuss a very important topic that is back EMF of DC motors. पिछली क्लास में जब मैंने आपको EMF इक्वेशन के बारे में बताया था तो वहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखवाया था और उस इक्वेशन के एंड पे मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के हिसाब से EMF का एक्सप्रेशन तो यही रहता है दोनों में कि E इज इक्वल टू 5ZNP/60A, चाहे डीसी मशीन में जनरेटर हो या मोटर हो, फॉर बोथ द केसेस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम रहती है। लेकिन फर्क इतना होता है कि इन द केस ऑफ मोटर वी एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ बैक ईएमएफ, वेयर एज इन द केस ऑफ जनरेटर वी एक्सप्रेस दैट गिवन इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। ये मेजर डिफरेंस होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर बैक ईएमएफ क्या होता है। तो आज का ये सेशन बिल्कुल एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करूंगा और इसके अंदर बैक ईएमएफ को समझेंगे हम लोग। So what is the concept of back EMF? एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे उसके बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सर्किट फॉर्म में अगर हम लोगों ने ईएमएफ इक्वेशन बनाया हुआ है तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया मशीन का E इज इक्वल टू 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A। ठीक, और इस पे हम लोगों ने बोला कि भाई फाई जो है दैट इज फ्लक्स पर पोल, A इज द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और Z जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है मशीन के, N जो है दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट स्पीड है उसकी, और P जो है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पोल्स। तो इसके ऊपर ये मशीन हमारी जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जब बात मोटर की होगी तो वहां पर EB लिखेंगे। फॉर डीसी मोटर वी हैव For the DC motor we have EB is equals to 5ZNP divided by 60A। तो सही है ये बात? हाँ बिल्कुल सही है, 5ZNP/60A, दैट इज करेक्ट। टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किए थे तो क्या निकल के आया था यहाँ से? ऑल्सो आर्मेचर टॉर्क वॉज गिवन एज 5ZP इंटू IA डिवाइडेड बाई 2πA। ये भी एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लास में, एक ही क्लास में दोनों डेरिवेशन करवाया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज का टॉपिक इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो यहां तक के इस इक्वेशन के अंदर आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों ही इक्वेशंस में से कुछ चीजें कांस्टेंट है, कुछ चीजें फिक्स्ड है। जो कंस्ट्रक्शनल पार्ट है वो फिक्स्ड है मशीन का, एक बार कंस्ट्रक्शन कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z ये बदलेगा नहीं, P जो है वो बदलेगा नहीं, A जो है पैरेलल पाथ ये भी फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि EB किसके ऊपर प्रोपोर्शनल हो रही है तो आई कैन से कि EB जो है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है और कितनी रेवोल्यूशंस पर मिनट यानी कितनी स्पीड से मशीन चल रही है, फाई N। ठीक, ऐसा क्यों? व्हेन Z, A एंड P आर कांस्टेंट। तो सर टॉर्क इक्वेशन में भी तो यही होगा। इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिएगा, अभी आगे चल के इसका यूज करेंगे। हाँ ये बिल्कुल सही है कि EB इज प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू N। फ्लक्स लिंकेज बढ़ा दो बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा, N बढ़ा दो स्पीड बढ़ा दीजिए बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, टॉर्क किस पे डिपेंड करती है? तो टॉर्क के इक्वेशन में भी तो Z, P, A सब तो कांस्टेंट है ना? तो हम लोग यहाँ पर भी तो, और 2π ये भी फिक्स्ड है, यहाँ पर भी ये 60 था तो ये भी कांस्टेंट था। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं ना कि आर्मेचर टॉर्क इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA, 5 इंटू IA फॉर द सेम रीजन, फॉर दिस सेम रीजन कि ये कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर भी कांस्टेंट है। तो हमको दिख रहा है आर्मेचर टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर्मेचर करंट पे डिपेंड कर रहा है या फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आर्मेचर की करंट बढ़ जाएगी तो टॉर्क बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आर्मेचर करंट इन दोनों से कैसे जुड़ेगा उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं? चलिए मान लीजिए हमारे पास एक मशीन का सेटअप है, सर्किट डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है,
तो ये हमारी एक डीसी मोटर लगी हुई है यहाँ पे, और ये इसके कार्बन ब्रशेस को हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ से कुछ सप्लाई हम लोगों ने प्रोवाइड किया। सप्लाई है VT, टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है, इससे करंट जा रही है IT। आर्मेचर के अंदर जाने वाली करंट हो जाएगी IA, आर्मेचर करंट। ठीक, मशीन का अपना खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा RA, और मशीन एक बैक EMF दे रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी टर्म्ड एज VB। ठीक, तो इसका इक्वेशन लिखवाया था मैंने आप लोग को पिछली क्लास में भी। सो बाय दिस सर्किट applying KVL we can write VT is equals to EB प्लस IARA। ये लिख सकते हैं ना हम लोग कि टोटल टर्मिनल वोल्टेज या टोटल वोल्टेज सप्लाइड विल बी इक्वल टू EB प्लस IA इंटू RA। EB अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और IA इंटू RA जो ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप क्यों? बिकॉज ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब एक बार मुझे आर्मेचर रेजिस्टेंस का नेचर बता दीजिए आप लोग। आर्मेचर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? बहुत हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि बहुत लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है, आर्मेचर में हमको फील्ड जो है उसका क्रिएशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी। और वो फील्ड बनेगी कैसे? स्ट्रॉन्ग करंट से बनेगी। ज़्यादा करंट जा सके ऐसा आर्मेचर डिज़ाइन करना है। तो ज़्यादा करंट जा सके मतलब रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, और यही चीज़ हम लोग करते भी हैं। कॉपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं हम लोग, और आर्मेचर कंडक्टर जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल की बनाते हैं। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि RA की वैल्यू विल ऑलवेज बी लो एज पॉसिबल। ठीक है, RA विल बी वेरी स्मॉल। आप न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो उसमें ऐसे ही दिखेगा 0.25, 0.5, इस टाइप से, मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज गिवन रहेंगे आपको। ठीक है, डन। तो यहां से जरा IA की वैल्यू बताइए कैसे निकालेंगे हम लोग। सो वी कैन से कि आर्मेचर करंट IA कैन बी गिवन एज, EB को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा VT माइनस EB डिवाइडेड बाई RA को भेज दीजिए इधर, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। ये एक्सप्रेशन मैं क्यों निकाल के बता रहा हूँ, इसका रीजन है। क्यों पता है? क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि टॉर्क जो है ना वो आर्मेचर करंट पे डिपेंड कर रही है। तो मुझे बस ये देखना है कि आर्मेचर करंट और EB का क्या रिलेशन है। इस फॉर्म में अगर मैं समझ जाऊंगा चीजों को, तो बैक EMF के बारे में पूरी बात हमको क्लियर हो जाएगी कि स्पीड से कैसे रिलेटेड है, फ्लक्स से कैसे रिलेटेड है ना, और आर्मेचर करंट से उसका क्या रिलेशन है, तो कौन सी क्वांटिटी में चेंजेस होगा और बैक EMF में उससे क्या चेंजेस होगा, इस सब आप रिलेट कर पाओगे। सवाल ये है कि सर अभी तक तो आपने इसका थ्योरी बताया ही नहीं कि बैक EMF होता क्या है। बताऊंगा, एक एक्सप्रेशन कराता हूं, उस एक्सप्रेशन को देख के आपको थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हमको समझ में आ गया कि आर्मेचर करंट जो है दैट इज गिवन एज VT माइनस EB अपॉन RA। अब सवाल ये बनेगा कि सर बैक EMF है क्या चीज, और बैक ही क्यों, फॉरवर्ड EMF क्यों नहीं बोलते हैं इसको? EB की जगह EF क्यों नहीं लिखते हैं? फॉरवर्ड EMF, मशीन तो फॉरवर्ड घूम रही है ना। माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आता है अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। चलो बैक EMF को डिफाइन करते हैं। हम लोग बोलेंगे व्हेन द आर्मेचर ऑफ DC motor rotates within the uniform magnetic field, then on the basis of पूरा चीज अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है? तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ of electromagnetic induction, an EMF will be induced in armature conductor, in the armature conductor
किसके? डीसी मोटर के। यहाँ मैं जनरेटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैक ईएमएफ तो मोटर में होता है ना, जनरेटर में थोड़ी ना होता है। ठीक है, सो इन द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ अ डीसी मोटर। ये प्रॉपर्टी तो किसके जैसे दिख रही है? जनरेटर की जैसे दिख रही है। जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होकर मिलना चाहिए, यहाँ तो मोटर में इंड्यूस होकर मिल रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है लिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ Lenz law, on the basis of Lenz's law, this induced EMF opposes its cause, that is the supply voltage. Thus it is known as back EMF. चलिए, ये क्या लिखे हैं, इसका क्या मतलब निकल के आता है, ये पूरा चीज समझाता हूं। सिस्टम हमारा ये बता रहा है इसके बारे में कि अगर आपको बैक ईएमएफ समझना है तो आप देखो इस मशीन के अंदर, ये आपके मशीन का सेटअप है। ठीक है, अब आपने यहां से सप्लाई दिया, क्योंकि हम प्योरली डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे होंगे हम लोग यहां कहीं से। ठीक है, ये सप्लाई यहां से होते हुए इसके थ्रू जा रही है। अब हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि भाई एफ बी आई का कंडीशन है। ठीक है, तो बी फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी अगर होगी, आई करंट अगर हम लोग इस तरीके से दे रहे होंगे लाइक दिस, तो हमारी मशीन जो है उसका रोटेशन शुरू हो जाएगा और ऐसे डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमना शुरू करेगी। ठीक है, एक नॉर्मल सा कंडीशन हमको समझ में आता है। तो अब ये तो डीसी मोटर है, इसमें तो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, बस हमको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स से मतलब था। लेकिन हुआ ये कि जब ये आर्मेचर के कंडक्टर्स एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो घूम रहे हैं, इनके घूमने से फराडे का नियम वहां पे फुलफिल हो गया। फराडे का रूल ये बोलता है कि जब भी सेट ऑफ कंडक्टर्स और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होगा, देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर्स। तो वो ईएमएफ यहाँ इंड्यूस होने लग गया, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमको। ठीक है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम तो ऑलरेडी इसको सप्लाई इनपुट दे रहे थे, हमको इंड्यूस सप्लाई की कोई नीड नहीं थी ना, हमको तो बस फोर्स चाहिए था यहाँ पे। लेकिन फराडेज रूल के हिसाब से ईएमएफ भी इंड्यूस होने लग जाएगा। अब ये ईएमएफ लेंज लॉ को फॉलो करेगा। लेंज लॉ के बेसिस पर ये अपनी कॉज को अपोज करेगा, और इसकी कॉज क्या है? जो सप्लाई पोटेंशियल मैंने यहाँ से कार्बन ब्रशेस के थ्रू प्रोवाइड किया था, दैट इज इट्स कॉज। तो वो कॉज जिसको सर्किट डायग्राम में वीटी के फॉर्म में हम लोग शो किए थे, ये ईएमएफ उस कॉज को अपोज करने लग जाएगा। और इसीलिए अगर मशीन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो एटलीस्ट आपकी वीटी इतनी अमाउंट की होनी चाहिए कि बैक ईएमएफ को ओवरकम कर सके। अगर बैक ईएमएफ को ओवरकम नहीं कर पाएगी तो इन दैट केस मशीन आपका रोटेशन शुरू ही नहीं कर पाएगा। तो बैक ईएमएफ भी अपोज कर रहा है, मतलब ये अपोजिंग नेचर का है, इसीलिए इसको बैक ईएमएफ हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि जब मोटर का आर्मेचर रोटेट करता है, कंडक्टर कट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को और ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। जनरेट वर्ड मत लिखा करिएगा, ये टेक्निकली उतना सही नहीं होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड ही होती है, ईएमएफ जनरेट करना इज थोड़ा सा डिफरेंट थिंग। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ। ठीक है, thus the EMF induced in the armature of a DC motor जो अपोज करता है अपनी अप्लाइड वोल्टेज को, इसी ईएमएफ को कहा जाता है बैक ईएमएफ। अच्छा है कि बुरा है? बैक ईएमएफ होना मशीन में इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अब आते हैं इक्वेशन पर। डिफाइन तो कर लिया, कुछ इक्वेशन बना है यहाँ पे। ठीक, ये आपकी मशीन है, इसके अंदर आर्मेचर करंट जो है उसका एक्सप्रेशन निकल के आया VT माइनस EB अपॉन RA। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला कि मशीन की जो रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर्मेचर की, वो बहुत कम होती है, वेरी लेस। तो सिंपल सी बात है कि IA की वैल्यू तो बहुत हाई हो जाएगी, फिर IA की वैल्यू तो बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, और IA की वैल्यू का हाई होना मतलब क्या है? आर्मेचर करंट की वैल्यू अगर हाई होती है तो आर्मेचर टॉर्क बढ़ेगा, मशीन में आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये फैक्ट पढ़े हम लोग। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। ओके, डन। इससे क्या नुकसान है?
हमारी मशीन में एक दो फिनोमिना जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पे क्या फिनोमिना वर्क करेगा सर? देखिए, लेंज लॉ के हिसाब से ईबी अपोज कर रहा है, पहले तो आपने इसी एक्सप्रेशन के अंदर देख लिया। ईबी अपनी कॉज को अपोज कर रहा है लेंज लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर है। आइए, आर्मेचर करंट की वजह से ये क्रिएट हुआ, आर्मेचर करंट आई, फोर्स क्रिएट हुआ, फोर्स की वजह से ईबी क्रिएट हुआ, ये सारी चीजें, बट ये अपनी कॉज को अपोज कर रहा है। तो ये हमको दिख रहा है कि ईबी माइनस में एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज कूल। अब क्या चीज हो रहा है कि ईबी की वैल्यू जैसे जैसे अगर बढ़ती चली जाएगी, बैक ईएमएफ जितना ज्यादा होगा, आर्मेचर करंट उतनी कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब क्या सीन है? तो अगर मैं ये आपको बोलूं कि बैक ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होती है, इफ ईबी इंक्रीजेस देन आर्मेचर करंट विल श्योरली रिड्यूस। और आर्मेचर करंट के रिड्यूस होने से क्या होगा? आर्मेचर टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मशीन कम टॉर्क बना पाएगी। यही बात, यही इससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अच्छा ठीक है, मान लो कि हम जो सप्लाई पोटेंशियल दे रहे हैं उसके बराबर तक की बैक ईएमएफ बन गई। मान लीजिए ईबी की वैल्यू, ईबी बिकम्स इक्वल टू वीटी। अब क्या होगा बताइए? तो ये एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाएगा। देन आर्मेचर करंट विल बिकम 0 एम्पियर। आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। अच्छा, उसके जीरो होने से क्या होगा? उसके जीरो होने से सर टॉर्क खत्म हो जाएगी मशीन की, मशीन चलेगी ही नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने आपको बोला कि आपकी मशीन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए आप जो सप्लाई पोटेंशियल दे रहे हो दैट हैज टू बी हायर देन द बैक ईएमएफ इट इज क्रिएटिंग। जो बैक ईएमएफ को क्रिएट कर रहा है उससे ऊपर की सप्लाई पोटेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट तो समझ में आता है। ईबी और किस पे डिपेंड कर रहा था? तो मैंने आपको आगे ये बताया था कि भाई बैक ईएमएफ जो होता है, हम लोगों ने लिखा कि ईबी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, ठीक है। और आई कैन से कि ईबी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एन फाई। अब के क्या होता है? के इज द मोटर कांस्टेंट। हियर के इज मोटर कांस्टेंट। के जो होता है मोटर कांस्टेंट होता है। आप चाहें तो यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। के इधर रखो इसी साइड और एन फाई को नीचे भेज दो। तो वोल्ट्स अपॉन एन क्या होता है? रेवोल्यूशंस पर मिनट मल्टीप्लाइड विद वेबर्स। अब रेवोल्यूशंस पर मिनट को ओमेगा के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करके रेडियंस वाले फॉर्म में इसकी यूनिट बना सकते हो, बट अभी ये उतना प्राइम कंसर्न है नहीं हमारा, ठीक है। तो हमको यहां से बस एक रिजल्ट देखना था कि ईबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड भी तो है। So we can say that back EMF EB is directly proportional to the speed of rotation. Directly proportional to the speed of rotation मतलब क्या होगा? अच्छा, इसको थ्योरेटिकली ऐसे समझते हैं। मतलब होगा ये कि अगर मशीन की रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है, मान लो मशीन ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने लगती है, तो बैक ईएमएफ भी साथ साथ बढ़ेगा। और जब बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो इस इक्वेशन के हिसाब से आईए को कम करेगा। आर्मेचर करंट जब कम होगी तो यहाँ से स्पीड कम होने लग जाएगी। स्पीड ओवरऑल मशीन की क्या होने लग जाएगी? रिड्यूस। यानी टॉर्क जो है वो क्या होने लग जाएगी? स्पीड नहीं, टॉर्क जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मशीन की स्पीड अचानक से बढ़ने लग जाती है तो मशीन खुद की टॉर्क को वापस से लेवल कर लेगा अपने आप। एक्सटर्नली किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उसका इंटरनल फिनोमिना ही ये करने के लिए काफ़ी है। और इसका उल्टा कंडीशन सोचिए कि अगर मान लीजिए मशीन की स्पीड गिरने लग जाती है ड्रास्टिकली, अगर एक हैवी लोड मैंने कनेक्ट कर दिया और मशीन की स्पीड ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लग जाती है, तो एन कम होने लग जाएगा। एन के कम होने से ईबी भी कम होने लग जाएगा, है ना। एन मतलब स्पीड जो हो गया रोटेशन का, वो कम होने लग जाएगा। तो बैक ईएमएफ क्या होगी? ये भी रिड्यूस होगी। इक्वेशन पे वापस चलते हैं। बैक ईएमएफ अगर कम होगी तो आर्मेचर करंट कम होगा, ठीक। आर्मेचर करंट अगर कम होगा तो इसका मतलब आर्मेचर टॉर्क जो है वो उसका क्या होगा? वो भी कम होने लग जाएगा। तो आर्मेचर टॉर्क यहाँ पे रिड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मुझे लगता है फिनोमिना में कुछ चेंजेस हुआ, फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने बोला कि अगर मान लो एन की वैल्यू कम होने लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ गलत है, बैक ईएमएफ कम होने लग जाएगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी यार,
घटेगी नहीं ना, सॉरी माय मिस्टेक, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। तो देखिए एक बार फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर स्पीड कम होती है मशीन की, इस पॉइंट को लिख ही लीजिए, नहीं तो ना सिर्फ सुनेंगे तो वो कहानी बन जाएगा। इफ एक कंडीशन, इफ स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ा, देयरफॉर बैक ईएमएफ इंक्रीजेस, देयरफॉर आर्मेचर करंट रिड्यूसेस एंड आर्मेचर टॉर्क रिड्यूसेस। एक कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन सेज कि अगर स्पीड जो है घट जाती है अचानक से, तो बैक ईएमएफ क्या होगा, ये भी घटेगा प्रोपोर्शनल पे। और बैक ईएमएफ के घटने से आर्मेचर करंट तो बढ़ेगी ना, आई एस गोस टू वी टी माइनस ई बी था, आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और आर्मेचर करंट बढ़ी तो इसका मतलब आर्मेचर टॉर्क क्या होगा, इंक्रीजेस। मतलब आप ये चीज इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन बना सकते हैं कि मशीन में अगर स्पीड कम या ज्यादा हो रही है तो मशीन अपने टॉर्क को खुद ही रेगुलेट कर ले रहा है, मशीन अपने टॉर्क को खुद मेंटेन कर ले रहा है उसके बैक ईएमएफ की वजह से। इस पूरे खेल में ये मेन रोल प्ले कर रहा है, दैट इज बैक ईएमएफ। सो दस वी कैन से दैट thus we can say that a DC motor is a self-regulating। वाइवा वगैरह में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। इसको आप समझा के आंसर कर दिए ना इंटरव्यूअर, आपको खुश हो जाएगा कि यार इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है। इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन is a self-regulating machine due to the presence of बैक ईएमएफ। यही चीज इंडक्शन मोटर में मिसिंग रहती है। जब आप इंडक्शन मोटर सिंगल फेज, थ्री फेज जब आप पढ़ते हैं, बैक ईएमएफ होती ही नहीं है। तो सेल्फ रेगुलेशन वहां पे क्रिएट करने के लिए हमको एडिशनल मेजर्स चाहिए होते हैं। यहाँ हमारे डीसी मोटर में ऐसा कोई एडिशनल मेजर नहीं चाहिए होता, बाय डिफॉल्ट उसका खुद का सेटअप ही काफी रहता है जिससे कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेटिंग बना देगा, ठीक है। अब लोड नो लोड कंडीशन जो है उसको भी स्टडी करेंगे अभी। तो हमको ये समझ में आ गया, एक चीज ऐसा बता देता हूं जो आने वाले टॉपिक पे काम आएगा। तो अगर मैं स्पीड के इक्वेशन से देखूंगा तो मुझे समझ में आता है कि ई बी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई। सो आई कैन से कि एन जो है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी डिवाइडेड बाई फाई। वाइस वर्सा, उल्टा भी देख सकते हो आप। जब आप मशीन की स्पीड कंट्रोल पढ़ोगे तो वहां पर यही फिनोमिना बहुत जगह पे यूज होगा। तो स्पीड देखिए किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बैक ईएमएफ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द फ्लक्स लिंक्ड। ज्यादा फ्लक्स लिंक होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और कम फ्लक्स लिंकेज होगा तो स्पीड इंक्रीज होने लग जाएगी मशीन की। क्या ये पॉइंट सही है एकदम? चलो बिल्कुल करेक्ट है, डन है। तो इस फॉर्म में हम लोग बात करते हैं अबाउट द बैक ईएमएफ, ठीक है। तो बैक ईएमएफ इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसका यूज क्या है? डीसी मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। हाँ जी, मशीन अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकती है, ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। मशीन के रनिंग के समय क्या होता है? तीन कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन, रनिंग के समय क्या होगा? जब मशीन रन कर रही है उस समय क्या फिनोमेना बनेगा? यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग रनिंग यहां पे क्या होगा? स्पीड इंक्रीजेस, द स्पीड ऑफ द मशीन इंक्रीजेस। उससे क्या होगा? बैक ईएमएफ, देयरफॉर द बैक ईएमएफ विल आल्सो इंक्रीज। हमको पता है कि स्पीड के बढ़ने से बैक ईएमएफ जो होगा मशीन का दैट विल इंक्रीज। बैक ईएमएफ के बढ़ने से आर्मेचर करंट का क्या होगा? घटेगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये चीज है। रिड्यूसेस,
ठीक है, और ये पॉइंट क्लियर है हमारा। ये ड्यूरिंग रनिंग था। सेकंड, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, सॉरी, ड्यूरिंग स्टार्टिंग के समय क्या होता है? मशीन क्या रनिंग स्टेज में तो नहीं रहती ना, स्टार्टिंग के समय तो मशीन रेस्ट पे रहती है। अगर रेस्ट पे है तो बताइए उसका बैक ईएमएफ कितना होगा? सोच के आंसर करिएगा। मशीन स्टार्टिंग के समय तो रेस्ट के स्टेट पर रहती है ना, अगर रेस्ट के स्टेट पर है तो बैक ईएमएफ कितना होगा? अगर स्टार्टिंग के समय हम लोग बात करें, एन तो सर 0 होता है, स्टार्टिंग समय तो एन 0 ही होगा ना, तो सर बैक ईएमएफ कैसे बताएंगे? बैक ईएमएफ वाज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, एन तो 0 हो गया तो ईबी क्या हो जाएगा? 0। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन टू आईए? आईए इज इक्वल्स टू वीटी माइनस ईबी अपॉन आरए, है ना। तो माइंड में आएगा कि आईए जो है दिस विल बिकम वीटी बाई आरए, इतना ही तो बचेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल है। क्या चीज का खेल है? क्या आरए वीटी के बराबर हो जाएगा क्या? क्योंकि आरए तो नेग्लिजिबल बोल रहे हो, ऐसा मत बोलिएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। आरए इज वीटी, आईए इज वीटी अपॉन आरए। अब यहाँ आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है ना वो पॉइंट्स में होगा, डेसिमल में होगा, 0.25 0.5 ओम्स, इस रेंज का रहता है, जिसकी वजह से आईए की मैग्नीट्यूड ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी? आप इसको कैलकुलेट कर लो। लेट्स से इट इज 0.5, हाँ, वीटी अगर 200 है मान लो, आरए की वैल्यू जो है वो 0.5 है मान लो, ठीक है, तो बोलिए आईए कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 0.5, 1/2, 2 to the 4, that is 400 एम्प्स। और पहले जब वीटी था, ईबी जब था बैक ईएमएफ, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होता था, इसकी वैल्यू को कम करता था, एंड देन उसके बाद आईए की वैल्यू मिलती थी। तो आईए जो है वो कंट्रोल में रहती थी इसकी वजह से। बैक ईएमएफ जब तक था तब तक वो आर्मेचर करंट को कंट्रोल में रखा हुआ था। अगर बैक ईएमएफ को हटा दोगे तो आर्मेचर करंट क्या होता हुआ दिख रहा है? ड्रास्टिकली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मान लो कि अगर वीटी की वैल्यू मैं यहाँ पे 200 की जगह 300 देता हूँ, तो मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा? 600 एम्पियर का करंट। मतलब आर्मेचर में कितनी करंट जाएगी? 400 एम्पियर, 600 एम्पियर। इतनी हैवी रेंज की करंट के लिए आर्मेचर कंडक्टर बना ही नहीं है। तो आर्मेचर कंडक्टर क्या होगा? जल जाएगा उस कंडीशन पे। तो इनिशियली स्टार्टिंग के समय अगर, क्योंकि बैक ईएमएफ होगा ही नहीं, अगर बैक ईएमएफ है ही नहीं मेरे सिस्टम पे, क्योंकि एन 0 है, बैक ईएमएफ डिपेंड करता है एन के ऊपर। अगर एन 0 हो गया तो बैक ईएमएफ पूरा 0 हो जाएगा, और बैक ईएमएफ पर डिपेंड कर रहा है कौन? आईए की मैग्नीट्यूड। तो आईए तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आर्मेचर करंट, आर्मेचर में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगी। ये केवल एक एग्जांपल है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बस आपको एक आइडिया दिखाने के लिए कि किस रेंज तक बढ़ सकती है करंट, कितनी ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि अच्छा वीटी 200 है तो 200 एम्पियर की करंट नहीं, 400 एम्पियर की करंट जाएगी, क्योंकि आरए की वैल्यू डेसिमल में है, बहुत छोटा है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप देखोगे आईए की वैल्यू इतनी हाई हो जाएगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगी। इसीलिए कभी भी किसी भी डीसी मोटर को हम लोग डायरेक्टली स्विच ऑन करके स्टार्ट नहीं करते हैं। नॉर्मली छोटे रेटिंग के मशीन्स में आप देखोगे कि टॉयज वगैरह में जो लगे रहते हैं उसमें तो आप डायरेक्टली उसको पुट ऑन कर देते हो, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रॉपर एक ठीक ठाक रेटिंग का कमर्शियल डीसी मोटर की आप बात करते हो तो इट शुड नेवर बी स्टार्टेड विदाउट यूजिंग एनी स्टार्टर। वहां पे प्रॉपर स्टार्टर्स लगाए जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब मशीन रेस्ट के स्टेट में उसको हम रनिंग स्टेट में लाएंगे तो वहां पे ईबी तो इनिशियली मिलेगा ही नहीं, और ईबी अगर नहीं रहेगा तो करंट को कंट्रोल कौन करेगा? इस आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने का काम ही बैक ईएमएफ कर रहा है। तो बैक ईएमएफ का एक और रोल पता चल गया आपको कि बैक ईएमएफ कैसे आर्मेचर करंट को कंट्रोल करता है। अगर वो ना हो तो उस कंडीशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट हो सकता है, और इसीलिए जब भी मशीन रेस्ट के स्टेट में होती है डीसी मोटर खास तौर पे, तो उसको रनिंग स्टेट में लाने के लिए स्टार्टर प्रोसेस का यूज करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर, ये 3 डीसी मशीन्स में खास तौर पे डीसी मोटर में एकदम कॉमन स्टार्टर है। इसमें से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट से क्वेश्चन भी बनता है। ज़्यादातर 3 पॉइंट का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है, 7 मार्क्स में पूछता है, पूरा डायग्राम के साथ ड्रॉ करना होता है आपको। आगे आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा भी इसके बारे में, ठीक है। तो बैक ईएमएफ का ये एक इंपॉर्टेंट रोल समझ गए आपकी, इसके होने से कौन सी चीज़ और कंट्रोल हो रही है। चलिए और एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
तो मोटर को एक्सेसिव करंट लेने से बचाता है, ठीक है, मोटर को एक्सेसिव करंट लेने से बचाता है। ये भी एक पॉइंट है। कैसे? ये जो अभी बताया सर, इसी में हो रहा था क्या कि आईए से बचा रहे, नहीं यहाँ कहाँ बचाया, यहाँ तो बैक ईएमएफ वैसे ही जीरो थी ना। जब रहेगी बैक ईएमएफ तब कैसे प्रोटेक्ट करेगी उसकी बात करता हूं। इट प्रोटेक्ट्स द मोटर फ्रॉम ड्रॉइंग ह्यूज करेंट्स, फ्रॉम ड्रॉइंग ह्यूज करंट। अब ये कैसे हो गया? मोटर रनिंग के समय में, अब मान लो आपने लोडिंग को इंक्रीज कर दिया, मशीन रन कर रहा है, लोड कैसा होगा इसके ऊपर? मैकेनिकल लोड ही होगा ना। मतलब यहाँ पे अगर ऐसे मोटर बना हुआ है, इसके बाहर यहाँ से इसकी शाफ्ट जो है वो ऐसे बाहर निकली हुई है, इस पे आपने कोई एक हैवी लोड कनेक्ट कर दिया। अब आपने अचानक से लोडिंग को और इंक्रीज कर दिया। मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने बना लिया, ईवी, बाय यूजिंग दिस सेम डीसी मोटर। 2 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, 6 लोगों को बैठा दिया हम लोगों ने, लोड इंक्रीज कर दिया। अब होगा क्या, टेक्निकली क्या होना चाहिए? अब मशीन को टॉर्क की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी, वहां पे वेट इंक्रीज हो गया तो लोड इंक्रीज हो गया, मतलब उसका तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, आर्मेचर में हैवी करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। पहले तो क्या होगा, स्पीड ड्रॉप होगा, है ना। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक मस्त कार आप लोग के लिए डिजाइन करता हूं। लेट्स से एक बढ़िया सी ईवी जो है उसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है। ये एक ईवी है जिसमें कि डीसी मोटर लगा हुआ है। वैसे तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली नहीं प्रेफर करते हैं, बट ठीक है, लेट्स, ठीक है। कार के डायग्राम में मत जाना, इमोशनल मत होना। मान लो कि एक कार है अच्छे से, ठीक है। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, डीसी मोटर है बढ़िया, ठीक है, कार एट रेस्ट है, ठीक। अब इसके अंदर ऑक्यूपेंसी बढ़िया एसयूवी क्लास की गाड़ी दिख रही है, तो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे ये थी कि 5 लोग बैठे हैं, हम लोगों ने बैठा दिया 8 लोग, ठीक है। सबको बैठा दो यहाँ, नहीं नई गाड़ी है क्यों नहीं बैठाओगे, है ना, बोनेट में भी बैठा दो किसी को, है ना। 9 लोग हो गए, चलो ठीक, ड्राइवर छोड़ के 8 बोला था मैंने। तो अब हम लोगों ने कैपेसिटी इसका इंक्रीज कर दिया, मशीन हमारी चल रही थी, व्हीकल रनिंग में थी, ठीक है, व्हीकल हमारी रनिंग स्टेट पर थी। अब क्या हुआ, ज्यादा लोगों को बैठा दिया तो बताइए स्पीड का क्या होगा। एक्सेलरेटर उतना ही पुश किया मैंने ना, उसको बढ़ाया नहीं है, उतना ही है। स्पीड का क्या होगा बताइए, स्पीड क्या होने लग जाएगी, यहाँ से रिड्यूस होने लग जाएगी। अच्छा स्पीड कम होगी तो बताइए बैक ईएमएफ का क्या होगा। हमको पता है कि बैक ईएमएफ जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁵। तो स्पीड अगर कम हुआ तो बैक ईएमएफ कम होगा ना, ओके डन, बैक ईएमएफ कम हो जाएगा। बैक ईएमएफ कम होगा तो क्या होगा, हमको पता है आर्मेचर करंट जो होता है वो VT माइनस EB डिवाइडेड बाई RA होता है। अगर बैक ईएमएफ कम हो गया तो आर्मेचर करंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मशीन की बढ़ जाएगी। मशीन की आर्मेचर करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि इसको टॉर्क इंक्रीज कराना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंडीशन यहाँ से आ गया कि ओवरऑल हुआ क्या कि एक्सेसिव करंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट इस मशीन की बढ़ गई। अब मशीन को बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पे इसी कंडीशन का उल्टा कर देते हैं, यहाँ तो बैक ईएमएफ कुछ हेल्प नहीं कर पाया, बल्कि यहाँ पे तो क्या हुआ, हैवी करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ी। दूसरा चीज, अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट बढ़ी है, उसको वो करंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो बात की बात है, अभी तो ज्यादा करंट डिमांड कर रहा है। अब मान लीजिए कि इस व्हीकल में जितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी उतने ही बैठा है, एक्सीलरेटर उतना ही दे रहे हैं, ठीक है। इनको उतारो बोनेट से पहले, ठीक है, बोनेट से उतर गए ये लोग। अब हम लोग एक सही कंडीशन लेते हैं, कैपेसिटी थी कि 5 लोग बैठा के कम से कम चलाओ आप,
एक्सेलरेटर आपने उतना पुश किया था कि उसको पुल करे। हमने बीच में दरवाज़ा खुला छोड़ दिया पीछे का, ये 2-3 लोग कब वहां से बाहर हो गए हमको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ से आउट। अभी क्या होगा बताइए मशीन में? तो ये भाई साहब ये तीनों के तीनों जैसे ही बाहर आएंगे, अभी गाड़ी हमारी खाली हो गई, एक्सेलरेटर पेडल पे उतना ही जोर दिया हुआ था हम लोगों ने, ईवी चला रहे हैं हम लोग, भूलना नहीं। तो इस कंडीशन में व्हीकल की स्पीड क्या होगी बताइए? वजन कम हुआ, स्पीड बढ़ी, अच्छा स्पीड बढ़ गई, ठीक है। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? स्पीड बढ़ी तो बैक ईएमएफ बढ़ा, बैक ईएमएफ बढ़ने से क्या होगा? आर्मेचर करंट कम हो जाएगी। इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए, बैक ईएमएफ बढ़ा, आर्मेचर करंट कम हो गई, आर्मेचर करंट कम हुई तो आर्मेचर टॉर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ये चीज, ठीक है। स्पीड बढ़ी, ठीक, बैक ईएमएफ भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। आर्मेचर करंट जो है वो इसकी वजह से ड्रॉप हो गया। देखो अगर यहाँ बैक ईएमएफ नहीं होता तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और आर्मेचर उतना ही हैवी करंट ड्रॉ कर रहा होता जितना पहले ड्रॉ कर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, आर्मेचर करंट की डिमांड कम हो गई, यहाँ से कम रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो सप्लाई से भी अननेसेसरीली हैवी करंट नहीं ड्रॉ करेगा। उसको भी पता चल गया कि भाई यहाँ से लोग पीछे की सीट से बाहर हो चुके हैं, ठीक है, इजेक्ट मोड में, तो वो अपनी करंट की रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर लेगा। मतलब ये मशीन अपने आप को बहुत आसानी से रेगुलेट कर सकती है, अपनी स्पीड को रेगुलेट कर सकती है, अपनी करंट रिक्वायरमेंट को रेगुलेट कर सकती है। और इस पूरे का मेन रीजन कौन है? बैक ईएमएफ है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है इसी वजह से, ठीक है। तो आपका मोटर कोई अननेसेसरीली कोई हैवी करंट ड्रॉ नहीं करेगा यहाँ इस कंडीशन पे, ठीक है। तो इस चीज को समझ जाएंगे आप लोग इस एग्जांपल से कि बैक ईएमएफ यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है। सो इसको फॉर्मली लिख देता हूं, व्हेन लोड, मान लो मशीन आपकी रनिंग कंडीशन में है और तब लोड कम हो जाता है, व्हेन लोड सडनली डिक्रीजेस, या मान लो मशीन हमारा नो लोड कंडीशन में चला जाता है, अचानक से पूरा लोड जीरो हो गया, हाँ, और आपकी मशीन उतनी करंट अगर लेती रहेगी तो वो तो जल जाएगा सिस्टम तो हमारा, है ना, या अननेसेसरीली एनर्जी का वेस्टेज करेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हेन द लोड सडनली डिक्रीजेस देन N will increase, therefore back EMF will also increase, therefore IA will reduce, so tau A will reduce and no excessive current will be drawn unnecessarily. समझ जाएंगे इस पॉइंट का मतलब? तो ये पूरा का कुछ सेटअप जो है ये चीज हो रहा है, ठीक है भाई। और लोड अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा बताइए? लास्ट कंडीशन इसको भी लिख लेता हूं, अभी जस्ट समझाया था मैंने आपको, वो जो गाड़ी पे बहुत सारे लोग जब बैठ जाएंगे तब क्या होगा, तो इसी को हम लोग थर्ड कंडीशन लिख लेते हैं। इफ लोड सडनली इंक्रीजेस, मशीन रनिंग कंडीशन पर है और लोड सडनली इंक्रीज हो गया, तब क्या होगा? देन एन क्या होगा? एन कम हो जाएगा, सो बैक ईएमएफ जो है ये भी कम हो गया, दस आईए जो है इंक्रीजेस वीटी माइनस ईबी अपॉन आर ए की वजह से। आर्मेचर करंट की डिमांड बढ़ गई वहां पे, तो वो सडनली सप्लाई लाइन से ड्रॉ करने लग जाएगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगी और आर्मेचर टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब मशीन फेल नहीं होगी, मशीन के कंडक्टर्स अगर उतने स्ट्रांग है कि उस अब लेवल का आर्मेचर करंट वो झेल सकता है, तो डेफिनेटली वो उतना करंट लेके कंपनसेट कर देगा। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ कंपनसेटिंग प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज this property is known as self compensating प्रॉपर्टी। तो आपको इतनी सारी चीजें अब यहां से मिल गई कि बैक ईएमएफ क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो कैसे क्रिएट होता है, किसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, उसके बनने का, उसके होने का रीजन क्या है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट क्यों रहती है,
और फिर उसके बाद बैक ईएमएफ के होने से किन चीज़ों पे असर पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें उससे अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, बैक ईएमएफ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा मशीन में, ये पूरा कुछ इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताया हुआ है। सो आई होप कि इतने से आपका जो कंसेप्ट होगा बैक ईएमएफ का वो एक गुड लेवल पे डेवलप हुआ होगा। इसके क्वेश्चंस आगे चल के बनाएंगे तो वहाँ तो बेसिक फॉर्मूले पूरे यूज होते हैं जो पूरे अभी लिखे हुए हैं अभी तक हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसका फंडामेंटल समझ में आना चाहिए, जो कि इस लेक्चर से आई होप कि हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे किसी पॉइंट पर अगर डाउट रह गया हो तो फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर भी आप लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप लिंक। इस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप में भी कनेक्ट हो जाइएगा, जहाँ पे आपके डाउट्स, क्वेश्चंस और प्लस जो भी क्लासेस की डिटेल्स होंगी वो सब कुछ मैं वहाँ पर भेजता रहूँगा। तो आज का सेशन यहीं पर अब एंड करते हैं। इस क्लास की नोट्स PDF आपको कमेंट सेक्शन में और प्लस साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल हो जाएगी। कल की क्लास में मिलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और मस्त पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।